नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ने के यूट्यूब चैनल पे। तो एक नया दिन, एक नई सुबह और हर सुबह की तरह आज भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ द हिंदू प्लस पीआईबी का एनालिसिस, है ना। तो आज क्या डेट है? आज डेट है 17 जून 2026। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, उन्हें मैं बता देता हूँ कि आप वीडियो की स्पीड को 1.25 या 1.5 पे कर लेना अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड स्लो है ना। तो नए स्टूडेंट्स हैं, उन्हें मैं ये भी बता देता हूँ कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा का पूरा सेशन देखेंगे, पीआईबी के आर्टिकल्स देखेंगे, हिंदू एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद लास्ट में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करना है। और जो क्लासेस के बीच में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में करना है। बहुत से बच्चे आंसर करते हैं इन चीज़ों का, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेटिंग फील होता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है कि आप लोग इस तरीके से एंगेज करेंगे क्लास से तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आता है। ठीक है, साथ ही साथ जो सिविल सर्विसेज या पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी देता हूँ जिसको मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। जो क्लासेस आपको 119 रुपीज पर मंथ की देखने को मिलती है उस वाले सेशन में, जिसका नाम है डेली आंसर राइटिंग। कहाँ पे जाके मिलेगा? जो ज्वाइन का सेशन, ज्वाइन का जो ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पर यूट्यूब पे, वहीं पर आपको ये देखने को मिलेगा। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली बेसिस पे, है ना। आपको हेल्प होगी, आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, अब क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बने कि आज कौन कौन से टॉपिक है, क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, आज का आप हिंदू खोलोगे ना, जैसे आपको बस ईरान यूएस ईरान यूएस ईरान यूएस ही दिखेगा। तो मैंने क्या किया, एक ऐसा आर्टिकल उठाया जिसमें काफी कुछ कवर है। ठीक है, जिसमें मतलब कि एक क्रक्स है जो पूरी पूरी मतलब की सिचुएशन है उसका। तो मैंने वो उठाया है और मैं उसको डिस्कस करूंगा, रादर देन 4 से 5 आर्टिकल एक ही चीज के ऊपर पढ़ो। इससे बेटर है एक ही चीज को अच्छे से पढ़ लो, जो कि जिसमें सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। तो इसलिए मैंने इस आर्टिकल को उठाया। ठीक है, इसमें हम यही पढ़ेंगे जो करंट सिचुएशन चल रही है, किस तरीके से यूएस ने 28 फेब को इस वॉर को स्टार्ट किया। ठीक है, जो ईरान से वो चाह रहा था वो उसे नहीं मिला। ठीक है, और उसके बाद उसे वॉर को एंड करना पड़ा। अब ये वैसे तो प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट है बट आगे देखो क्या होता है, तो उसी के अराउंड ये पूरा डिस्कशन है जो हम देखेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा यूएस की, डोनाल्ड ट्रंप की धज्जियां भी उड़ाएंगे इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि ऐसे ही ट्रंप की एक और बार धज्जियां उड़ी। ठीक है, जो H1B वीजा पर इसने फीस लगाई थी, बहुत ही हाई फीस, $1 लाख की, ऑलमोस्ट 95 लाख रुपीज की, जो फीस लगाई थी उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया रिसेंटली। ठीक है, तो एक्चुअल में ये पूरा का पूरा केस क्या है, H1B वीजा क्या है, मैंने ये क्यों ऐड किया है, क्योंकि आपको पता है ना, अगर H1B लिखा आ जाता है एग्जाम में और बोला जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट H1B वीजा के बारे में, कुछ तो ये समझते हैं डिजीज है। ठीक है, कुछ तो ये समझते हैं डिजीज है। तो मैंने इसलिए क्या किया, मैंने एक बार इसको यहाँ पर ऐड कर दिया है। आपको थोड़ा सा समझा दूंगा, लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगा। फिर अभी आपको पता है जिस तरीके से जब भी समर्स आती है, हर साल ये होता है कि पानी की जो नीड है वो तो बढ़ती ही है समर्स आते ही, प्लस पानी की कमी हमें देखने को मिलती है। अब क्या है कि इसको जो स्टेट है वो किस तरीके से ले रही है, जो गवर्नमेंट है इसको एक सीजनल प्रॉब्लम की तरह ले रही है, बट राइटर कह रहे हैं ये सीजनल प्रॉब्लम से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, कैसे ये हमारी इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट डालता है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, उसके अराउंड ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। और क्या वो सॉल्यूशंस है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसके अराउंड ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। एक अच्छा आर्टिकल है, इसे पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब एक नई रिपोर्ट निकली, उस रिपोर्ट में ये बोला गया कि जो फॉरेस्ट है और जो पॉवर्टी है वो आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि उस रिपोर्ट में ये देखा गया कि जिस एरिया में पॉवर्टी ज्यादा है वहां पर जो डाइवर्सिटी है फॉरेस्ट की वो कम हो जाती है, जहां पर पॉवर्टी कम है वहां पर डाइवर्सिटी बढ़ जाती है ट्रीज की, फॉरेस्ट की। तो इससे ये समझ में आया देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन पॉवर्टी एंड फॉरेस्ट। तो अगर हमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन को स्ट्रेंथन करना है, इंप्रूव करना है, तो हमें पॉवर्टी को क्या करना पड़ेगा, पॉवर्टी को कम करना पड़ेगा, उसके अराउंड ही पूरा आर्टिकल। ठीक है, फिर ऐसे पीआईबी के 4 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, आपको पता है पीआईबी में यार रोज 20 आर्टिकल आते हैं, 25 30 आर्टिकल, जितना मन करे उतने आर्टिकल्स आते हैं, गवर्नमेंट का जितना मन करे उतने डालती है। बट उसमें से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, हमें तो सिर्फ वो पढ़ना है। तो वो 4 ही आर्टिकल्स थे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थे, जो आज हम डिस्कस करेंगे, एक चीज याद रखना, जैसे द हिंदू का एनालिसिस तो हम आज का ही कर रहे हैं, 17 जून का। ठीक है,
बट अब पूरा दिन, पिछले दिन पूरे दिन न्यूज आती है, तो मैं क्या करता हूँ, जो पीआईबी का एनालिसिस करता हूँ वो पिछले दिन का करता हूँ। इससे क्या होता है कि सुबह से लेके रात तक जो भी आया वो सब मैं कवर कर लेता हूँ। ठीक है, लास्ट में आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, उसे आपको सॉल्व करके बताना। ठीक है, 30 सेकंड ये भी सुन लो। ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पड़ेगी, हम रोज डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं। ठीक है, डिफरेंट एरिनास को जैसे हम कहते हैं कि हम देखते हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपके सोचने का तरीका बदलेगा, आपको समझ में आएगा चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, चीजें ग्रे एरिया में चलती हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो उससे आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ होगी। साथ ही साथ करंट अफेयर्स में कोई ऐसा टॉपिक होता है जिससे स्टैटिक का पोर्शन रिवाइज हो जाए, तो मैं वो भी रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, जो भी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा इट विल बी एग्जाम ओरिएंटेड, कुछ भी फालतू की चीज मैं यहाँ पे ऐड नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं सेशन को कोशिश करता हूँ कि 45 मिनट से 1 घंटे तक का ही रखूँ, ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप हर वो चीज कवर कर लो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पहला जो है हमारे पास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वाह, हमारे एडिटर साहब ने टॉपिक ही गलत लिख दिया। ठीक है, पहला टॉपिक जो है वो क्या है, पहला टॉपिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहला टॉपिक यही है जो यहाँ पे पहले लिखा है कि किस तरीके से ईरान ने वॉर को जीत लिया है यूएस से। अब आप कहोगे जीता कहाँ है ना, ये तो बराबरी है। उसके बारे में, उस आइडियोलॉजी की तरफ चलते हैं, जरा उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो क्या हुआ, वो लास्ट में समझते हैं, पहले देखते हैं क्या हुआ। 28 फेब को इसराइल और यूएस के बीच में क्या होता है, एक वॉर स्टार्ट होती है, और जिसको इनिशिएट कौन करता है, ऑब्वियसली यूएस करता है इसराइल के साथ, है ना। ये देखा जाता है, ये जो वॉर अगेंस्ट ईरान स्टार्ट करी गई थी यूएस के द्वारा, ये क्यों करी गई थी, कि वहां पर रेजीम चेंज किया जा सके, वहां पे एक पपेट रूलर बिठाया जा सके, जैसे पास्ट में भी बिठाया गया था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी एक पपेट रूलर बैठाया जाता है, जब भी एक कोई सुपर पावर है वो किसी भी एक कंट्री में अपना पपेट रूलर बैठाती है, तो उससे एक फायदा होता है कि जिस भी तरीके से वो एक्सप्लॉइट करना चाहे उस कंट्री को, उस तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो यही चाह रहा था यूएस की इस बार भी हम रेजीम चेंज करें, अपना पपेट रूलर बैठाएं, फिर उनके जितने भी न्यूक्लियर एंड मिसाइल डेवलपमेंट अब तक हुई है, जो भी कैपेबिलिटीज उन्होंने डेवलप करी है, उसको हम डिस्ट्रॉय कर दें। ठीक है, साथ ही साथ जो ईरान मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, जैसे हमास हो गया, हिजबुल्ला हो गया, हाउतीज हो गया, अगर ईरान को हम कैप्चर कर ले, ईरान को कैप्चर करने का मतलब ये नहीं है डायरेक्ट कैप्चर, इनडायरेक्ट कैप्चर भी किया जाता है, अपना पपेट रूलर बैठा दो। ठीक है, उसको इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो कि वो सक्षम ही ना रहे किसी चीज के लिए। तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर ऐसा कर दिया गया तो जो सपोर्ट वो हमास को, हिजबुल्ला को, हाउतीज को दिखा रहे हैं वो नहीं दिखा पाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया। अब क्या हुआ, 100 दिन से भी ज्यादा की लड़ाई हुई, बट अब 15 जून को क्या होता है, 15 जून को यूएस एक्चुअल में अपने गोल्स को अचीव करने में फेल हो जाता है, जो भी इसके यहाँ पे गोल्स मैंने आपको बताए। अब देखो होता क्या है, एक चीज समझना, एक सुपर पावर है, दुनिया में सबसे ज्यादा अपने मिलिट्री के ऊपर पैसा खर्च करती है। ठीक है, उसके बाद कौन है, उसके बाद एक जगह ईरान है, जो एक्चुअल में ये देखा गया कि यूएस के सामने कुछ है नहीं, ऐसा सोचा गया था। ठीक है, तो क्या हुआ, इस चीज को समझना। अब इसके इससे रिलेटेड ये हमने आर्टिकल पढ़ा था ड्रोन रेवोल्यूशन का, कल ही पढ़ा था, है ना। उसमें हमने ये देखा कि यूएस के पास बहुत ही ज्यादा सोफेस्टिकेटेड वेपन्स थे, मिसाइल्स थी, मतलब ऐसी कैपेबिलिटी थी कि ऐसा लगता था कि ट्रेडिशनली वो किसी को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। बट ईरान ने एक चीज पे काम किया विच वाज ड्रोन रेवोल्यूशन। उसने चीप ड्रोन्स को ही इस तरीके से बना दिया कि वो रेडार सिस्टम जो है उसको भी ओवर पावर कर जाए। जो चीप ड्रोन्स हैं वो जितनी भी महंगी से महंगी मिसाइल्स हैं, महंगे से महंगे आपके एयर डिफेंस सिस्टम है, उनको खत्म कर दे। तो ईरान ने क्या किया, ईरान ने ड्रोन की हेल्प से, चीप ड्रोन की हेल्प से यूएस के मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो कैपेबिलिटीज थी उसको खत्म कर दिया, इसराइल की जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैपेबिलिटीज थी उसे खत्म कर दिया, है ना। तो जिस तरीके से इसराइल ने और यूएस ने सोचा था कि ईरान टिक नहीं पाएगा, पर ईरान तो टिक गया। तो अब यही कॉन्सेप्ट है, इस चीज को समझना। अगर कोई भी कंट्री जो इतनी बड़ी पावर है, कोई भी कंट्री जो इतनी बड़ी पावर है, वो खुद वॉर को इनिशिएट करे और वो सामने वाले को दबा ना पाए, हरा ना पाए, तो इसमें ईरान ने बिना वॉर को जीते हुए भी जीत लिया है। क्योंकि ईरान जो यूएस है वो बिना वॉर को हारे हुए भी हार गया है, क्योंकि जो उसके मोटिव्स थे वो उसे पूरा नहीं कर पाया, है ना, यही तो हार है। ओके, तो यही यहाँ पे बात करी गई है। वॉशिंगटन जो है, मतलब यूएस ने अंडर एस्टिमेट किया ईरान को, और
उसके जो जोग्राफिकल एडवांटेजेस है उसको भी क्या किया, उसको भी उसने जिसे हम कहते हैं कि अंडर एस्टिमेट किया। आपको पता है जोग्राफिकल एडवांटेज क्या है? आपको पता है जैसे ये ईरान है, ठीक है, इधर ये यूएई आ गया और छोटा सा पार्ट ओमान का आ गया इधर ऊपर। अब ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ईरान ने कहा ले भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज ही बंद कर रहा हूँ, कर ले ट्रेड, ठीक है। तो ईरान ने अपनी जोग्राफिकल एडवांटेज को समझा और उस जोग्राफिकल एडवांटेज की एडवांटेज उठाते हुए यूएस को धूल चटा दी, ठीक है। अब क्या है, आप एक चीज को समझने की कोशिश करना, बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी? जब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ बढ़िया था, है ना। बस ईरान की कैपेबिलिटीज जो है वो इंक्रीज हो रही थी, यूएस को ये पसंद नहीं आ रहा था। यूएस एक वॉर स्टार्ट करता है, पूरे ग्लोबल ट्रेड की ऐसी तैसी कर देता है, ठीक है। पूरे ग्लोबल ट्रेड को इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन देखने को मिलती है पूरे ग्लोबल लेवल पे, और उसके बाद आज फिर से बोलता है आइए गद्दी पे बैठ के बात करते हैं, ठीक है। तो मतलब इतना पूरा जो उसने काम खराब किया बीच में, वो एक्चुअल में इट वॉज गुड फॉर नथिंग, इट वॉज गुड फॉर नथिंग। ना जो ये चाहता था वो हुआ, बल्कि पूरे के पूरे वर्ल्ड की ऐसी तैसी करके चला, ठीक है। तो अब यही बोला गया है कि एक्चुअल में जब यूएस को समझ में आया कि मिलिट्री सॉल्यूशन इम्पॉसिबल है, यूएस का मिलिट्री सॉल्यूशन जो है, जो मिलिट्री सॉल्यूशन वो सोच रहा था कि मिलिट्रीली मैं ओवर पावर कर लूंगा ईरान को, वो नहीं हो पाया। तो जब वो इम्पॉसिबल लगा तो वो डिप्लोमेसी की तरह शिफ्ट कर दिया कि आइए गद्दी पे बैठिए साथ में बात करते हैं, ठीक है। अब 15 जून को यही होता, मैंने आपको बताया प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट जो है वो साइन करा गया यूएस और ईरान के बीच में। अभी क्या है कि ये एग्रीमेंट प्रीलिमिनरी है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, फाइनलाइज नहीं हुआ है, ठीक है। बट इसकी वजह से जो फाइटिंग अभी चल रही थी, जो वॉर चल रही थी, वो स्टॉप हो चुकी है। नेवल ब्लॉकेड जो ईरान ने लगाए थे, यूएस ने लगाए थे, दोनों हट चुके हैं। जो भी ईरान के एसेट्स को फ्रीज किया था, सॉरी, यूएस ने उसको मतलब कि फ्री कर दिया गया है, ठीक है, उसको रिलीज कर दिया गया है। साथ ही साथ इसराइल जो है वो आइसोलेटेड और फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है, क्यों? क्योंकि ईरान वॉज दी वन जो चाहता था कि ईरान की जो मिलिट्री पावर है, न्यूक्लियर पावर है, और जो चाइना के साथ उसके रिलेशंस जो हैं बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से मिडल ईस्ट में ईरान एक पावर की तरह, एक उभरती पावर की तरह नजर आ रहा था, जो इसराइल को नहीं चाहिए। अब इसकी वजह से इसराइल क्या चाहता है कि ना ही ईरान के वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन बने, ना ही चाइना के साथ या रशिया के साथ अच्छे रिलेशन बने। इस वजह से उसने क्या किया, यूएस को इंक्लूड करके इस वॉर को स्टार्ट किया। अब क्या हुआ, अब जब यूएस खुद बैठ के गद्दी पे बैठ के बात करना चाह रहे हैं, तो इसराइल जो है वो आइसोलेटेड फील कर रहा है और फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है, और यही रीजन है जो वो ये कह रहा है कि साउदर्न सुदान में जो मैंने टेरिटरी में इन्फिल्ट्रेट किया है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। बट इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, अगर इस पीस टॉक को हमें आगे बढ़ाना है, सक्सेसफुल बनाना है, तो यूएस और ईरान दोनों को ही, जो उनके जैसे हम कहते हैं ना कि साथी हैं, एलाइज हैं, उनको समझाना पड़ेगा। लाइक यूएस का जो साथी है वो कौन है? इजराइल। और ईरान का साथी कौन है? हिजबुल्ला। इन दोनों को ही समझाना पड़ेगा, इन दोनों को ही ये बताना पड़ेगा कि आपको विड्रॉ करना पड़ेगा उन टेरिटरी से जो आपने क्या करी है, कैप्चर करी है, या जो भी आप एक्टिविटीज अभी कर रहे हो वॉर के चलते, वो आपको रोकनी पड़ेगी। तभी ये जो पीस ट्रीटी है, या मैं बोलूँ एग्रीमेंट है, पीस टॉक्स है, ये सक्सेसफुल हो सकती है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा हमारा क्या बोलते हैं, इसका क्रक्स था जो हमारा अभी चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इससे ज्यादा कोई आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ओके। क्लास को स्टार्ट कर रहा था मैं, उससे पहले मैंने सोचा था एक बार सारी चीजें एक बार रिवाइज कर लेते, देख लेते क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है। उस बीच कॉफी ही ठंडी हो गई है, और अभी पी के एकदम से अजीब सा हो गया, बट कोई बात नहीं। H1B प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, पूरी बात बताता हूँ, देखो हुआ 1990 में H1B वीजा को स्टार्ट किया गया, ठीक है। इसमें क्या किया गया, इसकी जो कॉस्ट थी वो अराउंड 85,000 रुपीज के अराउंड रखी गई। अगर आप उसे डॉलर्स में देखोगे तो 960 रुपीज, या 960 रुपीज से लेके 7,595 रुपीज तक। अब आप कहोगे कि इतना ज्यादा और इतना ज्यादा कैसे? एक्चुअल में जो मतलब प्राइवेट लोग थे उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा एक मतलब की फीस थी, और जो उसके लिए थे, मतलब कि ये समझ लो जो रिसर्च के लिए आ रहे हैं इन सब के लिए, उनके लिए कम फीस थी, है ना। तो मतलब की रेंज ये थी, मतलब ये ज्यादा नहीं है, 85,000 पर ईयर के हिसाब से ही है। अब क्या है, ये क्यों स्टार्ट किया गया था H1 वीजा? 1990 में यूएस ने सोचा कि हमें कुछ ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए, ठीक है, जो हाईली एजुकेटेड हो, ठीक है, जिनकी जो स्किल्स हैं
वो हाईली टेक्निकल हो, यहाँ पे लिखा भी होगा हाईली टेक्निकल हो, ठीक है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, क्योंकि उस टाइम पर वही बूम कर रहा था ना। फिर हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में हमें हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स चाहिए, फाइनेंस में हमें हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स चाहिए, तो उन्होंने कहा पूरे वर्ल्ड से उठाओ लोगों को और यूएस में बुलाओ और उनको ये वीजा दो कि आप यहाँ पे रह सकते हो, इस वीजा के चलते आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो, आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बेटर सैलरीज मिलेगी, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके लिए पैसा डिसाइड हुआ 85,000 पर ईयर रुपीज में, मैं आपको बता रहा हूँ, बट यूनिवर्सिटीज हैं और जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें इससे एग्जेम्प्ट किया गया, मतलब उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी फीस पे करने की। अब 2025 में क्या होता है, सितंबर 2025 में ट्रंप, मिस्टर ट्रंप जो है, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये बोलता है कि इस फीस को 85,000 पर ईयर से हटाकर 1 लाख डॉलर कर दो। 1 लाख डॉलर का मतलब आज के हिसाब से 95 लाख रुपीज, और यहाँ पे क्या है 85,000 और वहां पे 95 लाख रुपीज। क्यों किया गया ऐसा? डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये था कि जिस तरीके से बाहर से वर्किंग प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, वो एक्चुअल में जो फॉरेन लेबर होती है वो चीप होती है, तो हमारे यहाँ की जो लोकल लेबर है, जो इंडिजीनियस लोग हैं, वो एक्चुअल में हाई प्राइसेस में उनको एम्प्लॉय करना पड़ता है। तो जो कंपनीज है वो क्या कर रही है, वो चीप लेबर को, जो फॉरेन लेबर है, जो वहाँ के प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें हायर कर रही है, और इससे क्या हो रहा है, जो हमारे यहाँ के इंडिजीनियस लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, और उनको मतलब कि इनकम इनसिक्योरिटी देखने को मिल रही है, जॉब इनसिक्योरिटी देखने को मिल रही है। तो इस वजह से इस तरीके से फीस को लगा दिया गया, जिसका कोई हिसाब नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर देखने को मिलेगा कि लोग ही नहीं आएंगे, है ना, कौन रिन्यू करवाएगा, इतना तो कमा नहीं पाएंगे बेचारे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जो स्टेट है, ठीक है, जब ये केस किया गया, फिर उसके बाद ये केस हुआ, ठीक है, ये कोर्ट में केस चल रहा था कि ये जो फी लगाई गई है ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है वहाँ के हिसाब से, ठीक है, और वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ भी अगर इसको लागू भी कर दिया गया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, किसके लिए, यूएस के लिए। क्या क्या प्रॉब्लम है, देखो, सबसे पहले जो वहाँ की स्टेट थी उन्होंने आर्ग्यू किया कि सेपरेशन ऑफ पावर का ये उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट का ये काम नहीं है कि वो ऐसे फीस लगा दे, जो वहाँ की कांग्रेस है, ठीक है, वो डिसाइड करेगी, ठीक है, वहां पर मेजोरिटी से जब बिल पास होगा तो ये डिसाइड होगा कि इतनी फीस बढ़ाई जाएगी या नहीं जाएगी। और अगर ऐसा हो भी जाता है, अगर ये कर भी दिया जाता है, तब भी जो यूएस के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो टीचर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो हेल्थ केयर स्टाफ है, उनकी कमी हो जाएगी, और इसकी वजह से वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, प्रॉब्लम देखने को मिलेगी इन सारे सेक्टर्स में। इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इंडिया के लिए क्या प्रॉब्लम थी कि H1B वीजा, अगर 100 H1B वीजा है तो उसमें से 70 वीजा किसके पास है, इंडियंस के पास है। तो इंडिया में भी आपको इनकम इनसिक्योरिटी देखने को मिलेगी। क्यों? जो लोग पहले बाहर काम कर रहे थे, यहाँ पे रेमिटेंसेस भेज रहे थे, अब वो रेमिटेंसेस भी नहीं आएंगे और उनकी जॉब सिक्योरिटी भी चली गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से इंडिया को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। वहीं पे 17% जो है वो वीजा चाइना के थे, H1B वीजा, तो उनको भी प्रॉब्लम देखने को मिली। इस वजह से ये बहुत बड़ा इशू बन गया था। अब क्या है, रिसेंटली जो यूएस डिस्ट्रिक्ट जज है, ये सोरोकिन, ठीक है, इन्होंने इसको जो 1 लाख रुपीज की ये फीस थी, डॉलर, 1 लाख डॉलर रुपीज की जो ये फीस थी, रुपीज नहीं डॉलर्स की जो फीस थी, उसे स्ट्रक डाउन कर दिया गया है कि ये ठीक नहीं है, और जो ये मैसिव फाइन लगाया जा रहा है ये अब नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। और ये बोला गया साथ ही साथ कि एक्चुअल में टैक्स नहीं है, ये तो पेनल्टी आपने लगा दी है लोगों के ऊपर, ठीक है, जो इतने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं, इतने टाइम से यूएस की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको उनके ऊपर तो आपने पेनल्टी लगा दी, ठीक है, ये तो टैक्स लग ही नहीं रहा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ओके। 5 सॉल्यूशंस इंडियन सिटीज नीड टू स्टॉप फाइटिंग फ्रॉम फॉर वाटर वीक आफ्टर वीक, ठीक है। ये क्या है, इसे समझते हैं। ये देखा गया, जैसे ही समर्स आती है ना, तो अर्बन इंडिया में ये देखने को मिलता है, जो वाटर क्राइसिस है वो बहुत ही ज्यादा सीवियर हो जाते हैं, ठीक है। और क्या देखा जाता है कि जो लो इनकम फैमिलीज हैं, ठीक है, वो एक्चुअल में लाइन में खड़ी रहती है टैंकर्स के बाहर कि भाई पानी दे दो, पानी दे दो, है ना, विच इज बैड, विच इज वेरी कंसर्निंग, कि आप इस चीज को समझो कि हम वहां नहीं हैं, हमारे टैप वाटर में पानी आ रहा है, ठीक है, हमें ये देखना, हमें इन प्रॉब्लम्स को फेस करना नहीं पड़ता है, हमें लाइन में जाके खड़ा नहीं होना पड़ रहा। अब डे जीरो आ जाए तो बात अलग है, डे जीरो आ गया तो उस केस में तो खड़ा होना ही पड़ेगा फिर लाइन में, ठीक है। जैसे कोविड में लोग खड़े हुए थे ना सब्जी के लिए ट्रक के बाहर लाइन लगा के, वैसे ही पानी के लिए भी खड़ा होना पड़ेगा अगर डे जीरो आ गया। जैसे चेन्नई में एक बार आया था तो लोग खड़े हुए थे, चाहे हाई राइज सोसाइटी के लोग भी हों। तो लेकिन अभी जो देखने को मिलता है कि जो लो इनकम फैमिलीज हैं वही टैंकर का वेट करते रहते हैं, और कई बार जो टैंकर आते भी हैं तो उसमें इतना पानी नहीं होता है
कि वो सबकी जैसे हम कहते हैं कि नीड को पूरा कर पाए। तो ये देखा गया कि इसको ना अभी लोगों ने न्यू नॉर्मल बना दिया इस कंडीशन को, कि समर्स आएंगी फिर टैंकर आएंगे फिर हमें पानी मिलेगा, बट एक्चुअल में दिस शुड बी नॉट अ न्यू नॉर्मल। कि ये न्यू नॉर्मल आप कैसे बना सकते हो? ठीक है, ये तो आप बेसिक राइट छीन रहे हो लोगों से, अपने सिटीजन से। तो यही यहाँ पे बोला गया, जो न्यू दिल्ली है, चेन्नई है, बैंगलोर है, हैदराबाद है, वहां पे ये देखने को मिलता है जो पाइप्ड वाटर है, जो टैप वाटर है, वो रन आउट हो जाता है किस टाइम पर? जब भी समर्स आती है। ठीक है, अब क्या है कि हम जो हैं, जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो क्या करती है, वो इसको एज अ टेम्परेरी इशू जो है उस तरीके से सॉल्व करती है कि टैंकर भेज दो पानी के। सीजनल प्रॉब्लम की तरह देखती है कि टैंकर भेज दो पानी के, छोटी छोटी, मतलब कि इसको एज अ, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देखा जाता, इसको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं देखा जाता। ठीक है, तो यही है कि लॉन्ग टर्म चॉइसेस हमें अपनी बेटर करनी पड़ेगी, जिससे ये प्रॉब्लम हमें आगे देखने को ना मिले। ठीक है, अब प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है? अब आपने देखा होगा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। गुड़गांव में आप देखते हो कि इतने सीवर सिस्टम बनाए हैं, सब कुछ बनाए हैं, उसके बावजूद इतना पानी बढ़ जाता है, क्यों? ड्यू टू बैड अर्बन प्लानिंग। ठीक है, जो गुड़गांव है वो पूरा वेटलैंड्स के ऊपर बना हुआ है। वेटलैंड्स में होता क्या था, वो इस तरीके से वेटलैंड्स जो होते थे वो एक्चुअल में थोड़े से बाकी जो एरियाज है उनसे थोड़ा सा क्या होता है, निचले एरियाज होते हैं। ठीक है, तो पानी भरना लाजमी। अब क्या है कि क्योंकि इसको पहले उठाया नहीं गया, या मतलब कि जो गुड़गांव था उसे कहीं और शिफ्ट नहीं किया गया, बल्कि क्या किया गया, इन्हीं वेटलैंड्स के ऊपर बना दिया गया। अब जब भी बारिश होगी वेटलैंड तो भरा ही करते थे ना, तो वो तो भरेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बैड प्लानिंग की वजह से जो लोकल लेक्स थे, जो पॉन्ड्स थे, जो वेटलैंड्स थे, उनके ऊपर ही कंस्ट्रक्शन कर दी गई है। तो अब पानी कैसे रिप्लेनिश होगा, ग्राउंड वाटर कैसे रिप्लेनिश होगा? कैसे जो पॉन्ड्स के थ्रू, रिजर्वॉयर्स के थ्रू पहले पानी मतलब यूज किया जाता था, वो कैसे यूज होगा जब वहां पे आपने सिटीज डेवलप कर दिया, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है। साथ ही साथ हम ग्राउंड वाटर को इस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि कि आपको ये समझना पड़ेगा कि वो रिप्लेनिश ही नहीं हो पा रहा। आप समझो, यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में आप देखोगे, लोगों ने अपने एग्रीकल्चरल लैंड में स्विमिंग पूल्स बना दिए हैं। अब उसमें से क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर स्विमिंग पूल में पानी भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है समरसीबल की हेल्प से, और बाद में क्या कर दिया जाता है, उस पानी को छोड़ दिया जाता है बस। तो क्या किया जा रहा है, हम फालतू की चीजों के लिए भी क्या कर रहे हैं, उस वाटर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देखोगे कि जब क्रॉप नहीं उगाई जाती है और वो पानी निकला हुआ है समरसीबल, ताकि मतलब कि पानी उसमें आता रहे, तो उसको रन मत छोड़ देते हैं कि भाई पानी चलता रहे, फील्ड में पानी जाता जा रहा है, जितनी नीड नहीं है उससे भी ज्यादा पानी बहता जा रहा है। तो ऐसी हमारी जिसे हम कहते हैं हैबिट्स की वजह से हमें देखने को मिलता है कि ग्राउंड वाटर जो है वो रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यही बोला गया, अगर हमें इस क्रॉनिक इशू को, जो ये लंबे टाइम तक चलता हुआ इशू है, अगर हम हमें इसे रिजॉल्व करना है तो हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें पब्लिक इमरजेंसी प्लान्स बनाने पड़ेंगे। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी पड़ेगी कि ये कंडीशन है, ये प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिल रही है, और आगे जाके हम इसे ऐसे हैंडल करने वाले हैं। इससे क्या होगा कि रेजिडेंट्स को पता होगा कि हमें क्या एक्सपेक्ट करना है गवर्नमेंट से। ठीक है, साथ ही साथ जो वल्नरेबल नेबरहुड्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए कि यहाँ पर सबसे पहले हमें प्रॉब्लम्स को चेक करना है। क्यों? क्योंकि ये वल्नरेबल नेबरहुड्स हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, फिर ये बोला गया है कि लीक हंट हमें करना है। सबसे पहले हमें न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये होना चाहिए, जो ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो लीक्स हैं उसको कैसे प्रॉपर तरीके से ठीक किया जाए। जो क्योंकि ये देखा गया, यहाँ पर लिखा भी है, डेटा भी है, कि 30% जो वाटर हम लूज कर देते हैं ना इन पाइपलाइंस के थ्रू, वो सिर्फ लीक की वजह से है। तो आप सोचो, अगर इस 30% को ठीक कर दिया जाए तो ये क्या एक न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के इक्वलेंट नहीं है क्या? बिल्कुल है। कि अगर आप ओल्ड लीक्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं उसे ही आप ठीक कर दो, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बेटर कर दो, तो आपको न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद और क्या यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया राइटर ने, बोले इंस्टीट्यूशनल ऑडिट्स होने चाहिए। वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, लार्ज रेजिडेंशियल कैंपस ग्राउंड्स, जहाँ पे वाटर को, जैसे हम कहते हैं कि उसको मिसयूज किया जा रहा है, जैसे मैंने बोला ये पूल्स एंड ऑल, साथ ही साथ वाटर को वेस्ट किया जा रहा है समर्स में, उसको हमें चेक करना पड़ेगा, उसको हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें नॉन एसेंशियल वाटर यूज को कम करना पड़ेगा। फिर वाटर क्वालिटी टेस्टिंग भी करनी है। आपने पानी पहुंचा दिया घर घर तक, बट अगर वो वाटर क्वालिटी उसकी घटिया है,
तो फायदा क्या होगा? लोगों में बीमारियां फैलेगी, उस बीमारियों की वजह से लोगों के वर्किंग डेज कम होंगे, इकोनॉमी नीचे जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं आज काम नहीं कर रहा, उसकी वजह से भी तो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर ऐसे ही आप समझो खराब पानी एक स्टेट में जाता है, वहां पे मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो फिर सारे लोग ही वर्क पे नहीं जाएंगे, वर्किंग कंडीशंस खराब होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा? इकोनॉमी नीचे जाएगी। तो इसीलिए डायरेक्ट लिंक है पीपल के वेलनेस के बीच में और इकोनॉमिक कंडीशंस के बीच में। ठीक है, फिर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, हमें क्या करना है कि हमें वही सीवर लाइंस को फिक्स करना है ठीक तरीके से, प्लस ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन जो है उसको प्रिवेंट करना है। आपको पता है ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन में जैसे नाइट्रेट है, आपने देखा वॉट फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का ओवर यूज किया गया फार्म्स में। अब क्या है कि वो नाइट्रेट अब वाटर को तो चाहिए नहीं, सॉइल को तो चाहिए नहीं, तो वो या तो ग्राउंड वाटर में जाएगा या तो वो रन ऑफ के थ्रू वाटर बॉडीज में जाएगा। अगर वो वाटर बॉडीज में जाता है तो यूट्रोफिकेशन होगा, न्यूट्रिएंट्स पॉन्ड्स में, लेक्स में बढ़ेंगे, जिसकी वजह से वहां पे एल्गल ब्लूम देखने को मिलेगा, वहां की एक्वेटिक लाइफ खत्म होगी। और यही अगर ग्राउंड वाटर में जाता है, जैसे नाइट्रेट चला गया ग्राउंड वाटर में, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर वहीं पर कैडमियम चला जाता है तो इटाई इटाई के केसेस देखने को मिलेंगे। तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हमें क्या करना है? वेस्ट वाटर की मैनेजमेंट भी करनी है, हमें ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन को भी रोकना है, हमें जो हमारे ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनको अपग्रेड भी करना है, उसमें न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जो ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेटर करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी जो रिकमेंडेशन है ये राइटर ने दी है। और राइटर लास्ट में ये बोलता है कि कोई सिंगल सॉल्यूशन नहीं है, आप सोचते हो कि बस ये काम कर दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं। हमें मल्टीपल फेसेट, मल्टीपल चीजों की तरफ जाना पड़ेगा, और जब हम मल्टीपल चीजों को ठीक करेंगे तो एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉट बाइनरी, इंडिया कैन सेव इट्स फॉरेस्ट बाय विनिंग द वॉर ऑन पॉवर्टी। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यू इंटरनेशनल स्टडी हुई, उसका नेम था नेचर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, उसमें ये देखा गया कि जो ट्रेडिशनली हम, हमारा व्यू क्या रहता है ट्रेडिशनली, कि हम अगर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सॉरी, जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है और जो ह्यूमन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो आपस में कंफ्लिक्ट में है। ठीक है, कि अगर हमें ह्यूमंस की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है तो बायोडाइवर्सिटी नीचे जाएगी, क्योंकि पेड़ काटने पड़ेंगे, ये एंड सब। ठीक है, बट ये बोला गया इन स्टडीज के द्वारा, ये देखा गया जहां पर पॉवर्टी ज्यादा है ना, वहां पर क्या देखने को मिला है? वहां पर देखने को मिला है कि डाइवर्सिटी कम है। जहां पर पॉवर्टी कम है वहां पे देखा गया है कि डाइवर्सिटी ज्यादा है। किसकी? फॉरेस्ट की। कैसे? जो भी पुअर कम्युनिटीज होती है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है फॉरेस्ट रिजर्व्स पर, फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर। अब वो क्या करेंगे? वो वुड भी काटेंगे, वो सब कुछ करेंगे। ठीक है, क्यों? ताकि अपने वो डेली नीड की चीजें जो है उन्हें कर पाए। तो ये देखा गया इसकी वजह से जो वहां पे ट्री स्पीशीज है उनकी जो डाइवर्सिटी है वो कम होती है। वहीं पे वो जैसे हम कहते हैं लाइवलीहुड्स, सॉरी, वो जो कम्युनिटीज हैं जो ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स पर डिपेंडेंट है, लाइक फार्मिंग हो गया, लाइक कोई लोकल एक्टिविटीज हो गई, या फिर अगर आप देखो होम स्टेज बनाए जाते हैं, मतलब ऐसे ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड उनका है, ऑल्टरनेटिव चीजों पर वो डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट नहीं है। तो उस केस में देखा गया कि वहां पर ज्यादा डाइवर्स फॉरेस्ट है, ज्यादा डाइवर्स ट्री स्पीशीज है। तो ये देखा गया कि जैसे जैसे पॉवर्टी बढ़ रही है बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है, जैसे जैसे पॉवर्टी कम हो रही है बायोडाइवर्सिटी बढ़ रही है। तो ये हमारे ट्रेडिशनल व्यू के एकदम अगेंस्ट जा रहा है कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना जरूरी नहीं है, हमें बस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज वहां पहुंचाना जरूरी है, वहां के नेचर के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि हर जगह पेड़ काट कर इंडस्ट्रीज खड़ी करती जाए। ठीक है, यही बोला गया कि देखो बहुत सारी चीजें, लाइक इतना बड़ा एरिया है, ठीक है, उस एक एरिया में सिटी बना दो। ठीक है, ताकि आसपास के जो भी लोगों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी चाहिए वो यहाँ पे आ जाए काम करने, रादर देन क्या किया जाए? हर एक यहाँ पे सिटी बना दी, यहाँ पे इंडस्ट्री बना दी, यहाँ पर मॉल बना दिए, यहाँ पे ये बना दिया, वो बना दिया। वैसे तो जहां पर भी देखो पैसा आएगा वहां पे ये चीजें बननी है, वहां पे इंडस्ट्री भी बनेगी, वहां पे बड़े फार्म हाउस भी बनेंगे, वहां पे मॉल्स भी बनेंगे, वहां पे गाड़ियां भी आएगी, सब कुछ होगा। तो जितना ज्यादा पैसा आएगा उतनी ज्यादा हमें ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, बट यहाँ पर जो कहना है राइटर का वो थोड़ा अलग। अब क्या है? ये बोला गया इंडिया के लिए भी ये रिपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में भी ये देखा गया है जो 275 मिलियन पीपल है ना इंडिया के, दे आर डिपेंडेंट और फॉरेस्ट। तो अगर हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे इसीलिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि डायरेक्टली जो इतने सारे लोग हैं वो पेड़ काटने ना जाए अपने डेली यूज को कंप्लीट करने के लिए, डेली नीड्स को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करते हैं? वो उनको सब्सिडाइज रेट पर एलपीजी सिलेंडर्स देते हैं। क्यों?
ताकि वो वुड को कट ना करे अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो इससे क्या होगा, इससे जो फॉरेस्ट है वो बचा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही पॉजिटिव चीजें गवर्नमेंट को लानी चाहिए जिसकी वजह से वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना करे। ठीक है, तो इससे क्या है, इससे क्या होगा कि जो कम्युनिटी कंजर्वेशन है, जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, वो बेटर होगा। यहाँ पे ये बोला गया है कि यही सेम चीज जो है प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड्स पे भी एक्सटेंड करनी चाहिए। बट जो फील्ड कंजर्वेशनिस्ट हैं, उन्होंने ये बोला कि हमें ये देखने को मिला है कि ये बातें बोलने के लिए तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर एक्चुअल में जब आप देखेंगे लॉन्ग टर्म सपोर्ट हमें गवर्नमेंट से नहीं मिलता, क्योंकि इनकंसिस्टेंट फंडिंग होती है, कभी मिल जाती है कभी नहीं मिलती है, किसी प्रोग्राम के लिए मिल जाती है किसी के लिए नहीं मिलती। तो यही बोला गया है कि अगर गवर्नमेंट को फॉरेस्ट कंजर्वेशन करना है, ठीक तरीके से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करना है, नेचर को बचाना है, फॉरेस्ट को बचाना है, तो उनको लोकल कम्युनिटीज के साथ एज अ पार्टनर काम करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे देखा गया जो कम्युनिटी रन होम स्टेज है, उनकी वजह से जो स्नो लेपर्ड का कंजर्वेशन है लद्दाख में वो काफी ज्यादा बढ़ा। ऐसे ही बहुत सारी महाराष्ट्र की लोकल कम्युनिटीज हैं, वो मैनग्रोव्स का कंजर्वेशन कर रही हैं, तो मैनग्रोव्स का कंजर्वेशन हुआ। बहुत सारे ट्राइबल हंटर्स थे, पहले ट्राइबल हंटर्स हुआ करते थे अरुणाचल प्रदेश में, आज वो हॉर्नबिल का कंजर्वेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप कम्युनिटी को, लोकल कम्युनिटीज को अवेयर करोगे, उनकी हेल्प लोगे, तो आप बेटर तरीके से कंजर्वेशन कर पाएंगे बायोडाइवर्सिटी का, फॉरेस्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि हमें एक्चुअल में अगर फॉरेस्ट को कंजर्व करना है तो हमें पॉवर्टी से लड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन है वो पॉवर्टी है, वो हैंड इन हैंड चल रही है। अगर आप पॉवर्टी कम रखोगे तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी ज्यादा होगा। इसके अराउंड ये पूरा का पूरा आर्टिकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हमारे द हिंदू के का एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब हम पीआईबी के अपने मतलब आर्टिकल्स देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। एक ना योगा पार्क पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका एम क्या है, जो भी पब्लिक स्पेसेस होती हैं, जैसे पार्क्स होते हैं, कम्युनिटी एरियाज होते हैं, ठीक है, यहाँ पे पब्लिक स्पेसेस हो गई। ठीक है, जो भी पार्क्स एंड ऑल हैं, उनमें जो भी पब्लिक स्पेसेस हैं, पार्क्स हैं, जैसे कम्युनिटी एरियाज हो गए, यहाँ पर क्या किया जाएगा, उनको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा कम्युनिटी वेलनेस वेन्यूज में। ठीक है, वहां पर जो योगा एक्टिविटीज हैं, जो वेलनेस एक्टिविटीज हैं, उनको इंक्रीज किया जाएगा, ताकि क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे जुड़ सके। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है, जो योगा पार्क पोर्टल है वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, जितने भी एग्जिस्टिंग पार्क्स हैं, ठीक है, जो कम्युनिटी एरियाज हैं जहाँ पर लोग साथ में आते हैं, ठीक है, पब्लिक कम्युनिटी एरियाज, ठीक है, वहां पर क्या किया जाएगा, वेलनेस हब्स बनाए जाएंगे, ताकि योगा, मेडिटेशन, हेल्दी लिविंग लिविंग को क्या किया जा सके, उसको इम्प्रूव किया जा सके, उसे प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, योगा पार्क पोर्टल क्या है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है कि ना, मैंने आपको बताया था, मैं जब आपको मंथली करंट अफेयर्स करवा रहा था तब मैंने आपको ये बताया था कि होता क्या है, इन्वायरमेंट के हम मंथली करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्या करती है, वो डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करती है, वहां पर क्या करती है, वहां पर फंडिंग प्रोवाइड करती है। अगर वो देखती है कि वो नेचर को कंजर्व कर रहे हैं, वो अपने मतलब कि क्लाइमेट चेंज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें पूरा कर रही है, तो जो बाहर की कंट्रीज हैं वो आके फंडिंग करती है। ऐसे ही क्या हुआ था, आप इस बात को समझना कि लास्ट ईयर इंडिया एंड जापान के बीच में एक जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म लॉन्च किया गया था, जिसमें जो जापान है वो इंडिया में फंड करेगा फॉर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो है, हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए, जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको फंड करेगा। ठीक है, अब ये साइन किया गया था पिछले साल, बट अभी रिसेंटली क्या हुआ कि इसको अडॉप्ट किया गया, इसको अडॉप्ट किया गया है। तो यही बोला गया है, ये जो रूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन देखा गया है इंडिया और जापान के बीच में, इसमें एक्चुअली गवर्नेंस को अरेंज किया जाएगा किस तरीके से, कि यहाँ पर एक जॉइंट कमेटी बनाई जाएगी दोनों गवर्नमेंट्स को मिलाकर, जहां पर उन प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया जाएगा जो कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करेंगे या क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करेंगे। ठीक है, फिर उन प्रोजेक्ट्स को वैलिडेट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए थर्ड पार्टी बनाई जाएगी, जो ये वैलिडेट करेगी, वेरीफाई करेगी इस फंडिंग को। ठीक है, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेफगार्ड्स, जिन पर ये पूरा का पूरा एग्रीमेंट बेस्ड है, उनके ऊपर काम किया जाएगा। एक नेशनल रजिस्टर बनाया जाएगा जो कि इन क्रेडिट्स को इशू भी करेगा और ट्रांसफर भी करेगा। ठीक है, तो मतलब कि जापान और इंडिया के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसकी वजह से जो जापान और इंडिया है आपस में आके इंडिया के अंदर
क्लाइमेट चेंज को कैसे मिटिगेट करना है इसके ऊपर काम करेंगे और फंडिंग प्रोवाइड करेगा जापान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली क्या है, पी ही लेते हैं भाई, ठंडी तो हो गई है। अब देखो रिसेंटली क्या है कि जो इंडियन रेलवेज है उन्होंने 755 करोड़ का चंपा कोरबा थर्ड लाइन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। ये चंपा कोरबा का है, छत्तीसगढ़। ठीक है, याद रखना। अब ये क्यों किया गया है, ताकि जो कोल कॉरिडोर है, जैसे दो हैं, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड और महानदी कोलफील्ड लिमिटेड है, इनके बीच में जो लिंक है वो बन पाए। ठीक है, इनके बीच में क्रिटिकल रेल लिंक है वो बन पाए। ठीक है, अब एक चीज जिसकी वजह से मैंने ये ऐड किया है वो ये है कि कोरबा जो है ना, जो छत्तीसगढ़ में, उसे पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। अब ना देखो क्या होता है, जब होता क्या है, इतना ऐसा प्रोजेक्ट आया तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से तो नहीं पूछेंगे, वो क्या पता पूछे ना पूछे कि किसके बीच का लिंक है, लेकिन वो ये पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, या कोर स्टेटमेंट वाला हो तो लिखा जाएगा कोरबा इज द पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोरबा जो है वो पावर कैपिटल ऑफ इंडिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो क्या है कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने क्या किया है, नशा मुक्त भारत सप्ताह जो है उसको जिसे कह रहे हैं वो ऑब्जर्व करेंगे अभी 17 जून से लेके 26 जून तक। इसकी थीम क्या है, नशा मुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान। ठीक है, ये प्लीज याद रखना। सबसे पहले तो नशा मुक्त भारत सप्ताह 17 से 26 जून तक चलेगा, 2026 तक। उसकी जो थीम है वो क्या है, नशा मुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चार, अच्छा चार आर्टिकल हो गए, एक दो तीन चार, ये चार आर्टिकल हो गए ना, पीआईबी के चार ही आर्टिकल थे। अब देखो यही है आंसर राइटिंग और एमसीक्यूज। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको आंसर राइटिंग के लिए जुड़ना है, जो भी पीसीएस के स्टूडेंट्स है, पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो यहाँ जुड़ सकते हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे जो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका आंसर मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ, एक राइट तरीका बताता हूँ किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से आप आंसर्स लिख सकते हैं, किस तरीके से आप फ्लो चार्ट बनाकर अपने आंसर को इजीली और जल्दी पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ ₹119 पर मंथ में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, डेली आंसर राइटिंग सेशंस जो है वो यहाँ पर है। अगर आपको इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंट थीम्स अपने एग्जाम से पहले रिवाइज करनी है, पूरी करनी है, रादर देन रीडिंग अ बल्कि बुक, तो आप उसे यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। सिर्फ ₹299 पर मंथ का ये कोर्स है, आप इसे देख सकते हो। यहाँ पे 9 वीडियोस हैं जिसमें मैंने पूरे इन्वायरमेंट की जितनी भी इंपॉर्टेंट थीम्स है उसे कवर किया है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो डिफेंस का कोई एग्जाम हो, चाहे वो ईपीएफओ का कोई एग्जाम हो, डजेंट मैटर। ठीक है, हर किसी के लिए इन्वायरमेंट की थीम्स थोड़ी बदल जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये आपको देखना पड़ेगा कि पहला जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, जो हमें अभी हमने इमिग्रेशन पॉलिसी देखी है ना यूएस की, उसके अराउंड ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताने। सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड है, जो ये हमने फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ा है, उससे रिलेटेड ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर करना है। फिर जो भी बच्चे मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे पीसीएस है, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज है, उनके लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी किसके अराउंड है, जिस तरीके का हमें वाटर क्राइसिस देखने को मिल रहा है सिटीज में, उसके अराउंड ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। हम इससे रिलेटेड भी अभी आर्टिकल देख के आए हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जुड़ जाना है, यहाँ पे मैं इसके आंसर आपको बताता हूँ। ठीक है, रोज आपको इस पे क्लास अपलोडेड मिलती है। जो भी आपके यहाँ पर मुझसे क्वेश्चन होंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नेक्स्ट क्लास में मैं उसे एड्रेस कर दूंगा, है ना। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।